हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में विश्व इतिहास की बारे में। यूकेपीएससी, जैसा कि मैंने कहा था, यूकेपीएससी हिस्ट्री का सिलेबस मैं आप लोग को तैयार करवाऊंगी। तो यूकेपीएससी में हिस्ट्री का सिलेबस है। देखिए, खंड ब में विश्व इतिहास का परिचय। तो विश्व इतिहास से शुरू करेंगे हम लोग। इंडियन हिस्ट्री तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। पहले हम लोग विश्व का इतिहास शुरू करते हैं। विश्व का इतिहास का परिचय, प्रारंभिक और समाज में आरंभिक समय में भूमिका, अफ्रीका, यूरोप 15,000 ईसा पूर्व तक, प्रारंभिक शहर इराक, तीसरी शताब्दी, साम्राज्य भूमिका 3 महाद्वीपों में फैला, रोमन साम्राज्य 27 ईसा पूर्व से 600, मध्य इस्लामिक भूमि 7वीं से 12वीं ईसा पूर्व तक, आदिवासी साम्राज्य मंगोल 13वीं से 14वीं ईसा पूर्व तक, परिवर्तित परंपराएं 3 आदेश, पश्चिमी यूरोप 13वीं से 16वीं शताब्दी तक, 14वीं से 17वीं शताब्दी तक, परिवर्तनशील सांस्कृतिक परंपराएं यूरोप में, क्रांतियाँ, फ्रांसीसी क्रांति, रूस क्रांति। तो सबसे पहले हम लोग जो जान लेते हैं थोड़ा सा इतिहास, विश्व इतिहास का परिचय के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं। मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ 3400 ईसा पूर्व में हुआ था। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। मिस्र के बीच से नील नदी बहती है। तो क्वेश्चन आएगा कि मिस्र जो है, मिस्र में कौन सी नदी बहती है या कौन सी नदी है। तो नील नदी आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। मिस्र जो है की भूमि को नील नदी जो है उपजाऊ बनाती है। और यह सभ्यता प्राचीन विश्व की अति विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता ने विश्व की अनेक सभ्यताओं को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया था। जो मिस्र की सभ्यता थी वो ऐसी सभ्यता थी विश्व की सभी सभ्यताओं को प्रभावित किया था। सामाजिक जीवन में सदाचार का महत्व इसी सभ्यता से प्रभावित हुआ था, प्रसारित हुआ था, यानी कि इसी सभ्यता से आया था। और उन्होंने नैतिक नियमों का निर्धारण किया था, जो कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों को समाज में बताता है। मिस्र के राजा को फ़राओ कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था। तो फ़राओ आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन बनेंगे आपके उत्तराखंड प्रवक्ता में। ठीक है ना। और उसे ईश्वर का प्रतिनिधि, सूर्य का देवता का पुत्र माना जाता था। किसको? फ़राओ को। ठीक है ना। जो मृत्यु के उपरांत राजा के शरीर को पिरामिड नामक मंदिर में सुरक्षित रख दिया जाता था। तो पिरामिड में वहाँ पे ये परंपरा थी मिस्र की सभ्यता में कि पिरामिड जो थे उसमें ही राजा के शरीर को रख दिया जाता था। पिरामिड को बनाने का श्रेय फ़राओ जोसेफ के वजीर अमहोटेप को है। अमहोटेप जो था उन्होंने पिरामिडों को बनाया था, और जो कि वजीर था किसका? फ़राओ जोसेफ का। ओके। और मिस्रवासियों को मरणोत्तर जीवन में विश्वास था, यानी कि मिस्रवासी जो थे उनको जीवन मृत्यु के संबंध में जो है विश्वास था। इसलिए उन्होंने मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों पर रासायनिक द्रव्यों का लेप लगाया, और ऐसे मृतक शरीर को मम्मी कहा जाता था। जो मृत्यु हो गई जिनका शरीर, उन पे रासायनिक लेप लगाकर वह क्या सुरक्षित रख देते थे, कहाँ पे? पिरामिड में। तो उनको ही मम्मी कहा जाता था। ओके। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया था? व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग किया था, और यहीं से जो है शिक्षा की पद्धति प्रचलित होती है। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था कि विश्व में अग्रणी समझे जाते थे मिस्रवासी जो थे, और उनको रेखागणित का ज्ञान था, और विश्व के अन्य लोगों को रेखागणित का ज्ञान नहीं था। तब इन लोगों को रेखागणित का ज्ञान हो चुका था। सर्वप्रथम इन्होंने कैलेंडर तैयार किया था, और सूर्य घड़ी और जल घड़ी का प्रयोग यहीं से हुआ था। अमहोटेप चतुर्थ 1375 ईसा पूर्व से 1358 ईसा पूर्व मानव इतिहास का पहला सिद्धांतवादी शासक था। उसे आखनाटक के नाम से भी जाना जाता है। जो मेसोपोटामिया, अब ये मिस्र की सभ्यता से आपके 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। मिस्र की सभ्यता जो है इसका प्रारंभ कब हुआ था? 3400 ईसा पूर्व में। और हमने क्या पढ़ा इसमें? मिस्र की सभ्यता में नील नदी की देन थी। नील नदी के किनारे यह मिस्र सभ्यता विख्यात थी। और जो पिरामिड इन्होंने बनाया था, और इस पर रासायनिक लेप किया जाता था, और मृतक शरीर पे इनको मम्मी कहा जाता था। ठीक है ना। और ये सबों को सुरक्षित रखते थे पिरामिड में। और मिस्रवासी थे, इन्होंने विद्यालय व्यवस्था बनाई थी,
और यहीं से जो है विद्यालय व्यवस्था का प्रचलन होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा इसमें, जो कैलेंडर सर्वप्रथम इन्होंने ही सबसे पहले जो है कैलेंडर बनाने का श्रेय मिस्र सभ्यता को ही जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने, और एक इम्पॉर्टेंट था हमारा फ़राओ जोसेफ जो था मिस्र का राजा था, और इसने ही जो है पिरामिड नामक मंदिर जो है, जो कि राजा के शरीर को सुरक्षित जिसमें रखा जाता था, वह व्यवस्था बनाई थी। ठीक है ना। तो मिस्र की सभ्यता में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया जो है वर्तमान इराक के अनेक सभ्यताओं का जन्मदाता रहा है। जो इराक है वो ऐसा माना जाता है कि अनेक सभ्यताओं का जन्मदाता रहा है। मिस्र की सभ्यता के समकक्ष ही मेसोपोटामिया की सभ्यता भी विकसित होती है इराक में। तो यहाँ पे जो है इराक वाला जो है पोर्शन आप लोगों का मैं सिलेबस में दिखा, तो इराक वाली जो है पॉइंट यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे आप। चलिए, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक की सभ्यता थी, यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। तो मेसोपोटामिया मतलब क्या होता है, मेसोपोटामिया नदियों के बीच की भूमि, नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। ओके, इसका अर्थ है यह सभ्यता दजला फरात नदियों के बीच विकसित हुई। तो दजला फरात कैसे याद करेंगे, मेसोपोटामिया इक्वल टू लिखेंगे शॉर्ट नोट में, दजला फरात नदियों के बीच था, और जो मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी के बीच थी, और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्राचीन सभ्यता। जो प्राचीन काल में दजला फरात के बिल्कुल दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था। सुमेर जो शब्द आ सकता है एग्जाम में, तो सुमेर शब्द जो है कहाँ से आया, यह आया मेसोपोटामिया की सभ्यता से। जो दजला फरात नदी थी उसके बीच दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता था। ओके, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सुमेर प्रदेश में हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो विकास होता है वो सुमेर प्रदेश में होता है, दजला फरात नदियों के बीच में। ओके, और सुमेर के उत्तर पूर्व भाग को बेबीलोन कहा जाता है। देखिए बेबीलोन यहाँ पे भी आ गया। बेबीलोन में जो है सिकंदर का जो बेबीलोन का ऐसा कुछ था, है ना, कुछ बेबीलोन सिकंदर से रिलेटेड था, मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है ना। तो बेबीलोन शहर आ सकता है। ठीक है, सुमेर के उत्तर पूर्व भाग में बेबीलोन कहा जाता है और कहा जाता था, तथा नदियों के उत्तर की उच्च भूमि का नाम असीरिया था। तो बेबीलोन शब्द आ सकता है आपके एग्जाम में कि बेबीलोन कहाँ पर है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में यह देखने को मिलता है, उत्तर पूर्वी भाग है। और इसके बाद सुमेर, बेबीलोन, असीरिया सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया ही कहलाते थे। तो ये तीन याद रखेंगे आप लोग, सुमेर, बेबीलोन, असीरिया जो है सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया कहलाते थे। अब आते हैं सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया की सभ्यता जो है एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की। जो सुमेरियन थे उन्होंने एक संगठित राज्य की स्थापना की, और प्रत्येक नगर में एक राजा होता था और पुरोहित होता था, और जिसको कि पतेसी कहा जाता था। ओके, इसमें धर्म और मंदिरों के विशिष्ट स्थल थे। तो आपने दो सभ्यता भी पढ़ी, आपने मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ पे जो है धर्म और मंदिरों की विशेषता नहीं थी, वहाँ पे स्थल नहीं थे, है ना। लेकिन जो यहाँ पे सुमेरिया की सभ्यता है वहाँ पे धर्म और मंदिरों के विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं। देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता है। देखिए जिगुरत ये शब्द है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। जिगुरत देव मंदिरों को कहा जाता था। राजा ही मंदिर का बड़ा पुरोहित होता था। जो पुरोहित जो है उस राजा होता था। ठीक है ना, राजा को ही पुरोहित कहा जाता था। जो सुमेरियन थे उनकी महत्वपूर्ण देन क्या थी, लेखन कला। लेखन कला जो है सुमेरियन की महत्वपूर्ण देन थी। उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे कीलाकार लिपि कहा जाता है। तो कीलाकार जो लिपि है वह किस सभ्यता से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सुमेरिया की सभ्यता से कीलाकार लिपि जो है संबंधित है। ऐसे वे तेज नोक वाली वस्तु से मिट्टी के पट्टियों पर लिखते थे। जो मिट्टी की पट्टियाँ होती थी उस पर ही यह लिखते थे। उनके समय ही मापने की सर्वप्रथम 60 अंकों की कल्पना की उन्होंने ही, और चंद्र पंचांग का प्रयोग किया। इन्होंने जो है सुमेरिया की सभ्यता के लोगों ने चंद्र पंचांग का प्रयोग किया। वृत्त के केंद्र में 360 अंश का कोण बनता है, यह भी इन्होंने ही जो है ढूंढा था। ठीक है, इस माप की कल्पना भी सर्वप्रथम सुमेर के लोगों ने ही की। तो 360 जो आप लोग वृत्त पढ़ते हैं ना, स्फेयर है ना, गोला 360 डिग्री का होता है, ये किस सभ्यता की देन है, यह सुमेरिया की सभ्यता की देन है। ठीक है ना।
तो इस वाली सभ्यता में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जिगुरत देव मंदिरों को कहा जाता था, राजा ही मंदिर का बड़ा पुरोहित होता था। सुमेर लेखन की कला इस सुमेरिया की सभ्यता में विकसित हुई। किलाकार लिपि विकसित हुई। इसे जो उन्होंने लिपि का आविष्कार किया उसका नाम किलाकार था, और यह पट्टियों पे लिखते थे, मिट्टी की पट्टियों पे लिखते थे, और 60 अंकों की कल्पना इन्होंने ही की थी। और इसके बाद वृत्त के केंद्र 360 डिग्री का कोण बनाता है, यह जो है सुमेर के लोगों ने ही इसका आविष्कार किया। अब बात करते हैं बेबीलोन की सभ्यता, है ना। बेबीलोन की सभ्यता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेबीलोन की जो सभ्यता है, सुमेरियन लोगों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया उसी के आधार पर बेबीलोन की सभ्यता का विकास हुआ है। और निपुर जो है इसका बेबीलोन की सभ्यता का प्रमुख नगर था। इसके बाद बेबीलोन का प्रसिद्ध शासक हम्बुराबी जो कि 2124 ईसा पूर्व से 2081 में था, जिसे जो एमोराइट राजवंश का था। एमोराइट राजवंश का जो शासक था वो बेबीलोन था, ठीक है ना। बेबीलोन का प्रसिद्ध शासक था हम्बुराबी जो कि एमोराइट राजवंश का था। हम्बुराबी की सबसे बड़ी देन है कानूनों की संहिता। कानूनों की जो संहिता है ये सबसे बड़ी देन है किसकी, हम्बुराबी जो कि बेबीलोन का क्या था, जो कि बेबीलोन का शासक था, ठीक है ना। इसने क्या किया था, कानूनों की संहिता बनाई थी। हम्बुराबी विश्व का पहला शासक था जो कि सर्वप्रथम कानूनों का संग्रह जिन्होंने कराया था। कानूनों का संग्रह बेबीलोनी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है ना। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था यहाँ पर किसमें, बेबीलोन की सभ्यता में। बहुदेववादी थे। मारकुंड सबसे बड़ा देवता, मारडुंग को सबसे बड़ा देवता माना जाता था। ओके, अब जानते हैं हम लोग चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता ह्वांगो नदी की घाटी में इसका विकास होता है। चीन की सभ्यता का यह विश्व के अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इसे चीन का विशाल मैदान भी कहा जाता है। चीन की सभ्यता को ह्वांगो नदी को पीली नदी कहा जाता है। पीली नदी किसको कहा जाता है, ह्वांग नदी का। इसीलिए चीन की प्राथमिक सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा आपको, पीली नदी घाटी सभ्यता किस से संबंधित है, तो चीन की सभ्यता से संबंधित है, ठीक है ना। और इस दौरान चीन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उन्नति हुई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उन्नति होती है यहाँ पर। वैज्ञानिक प्रयोग होता है। कागज़ और छपाई का आविष्कार भी चीन की देन है। भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ्स का आविष्कार चीनवासियों ने ही किया था। इसलिए चीन जो है आज जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है ना। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। होंग टी की पत्नी ली जू सबसे पहल चीनी लोगों को रेशम के कीड़ों का पालन सिखाया। तो होंग टी की जो पत्नी थी लीजू, उसने सबसे पहले रेशम के कीड़ों का पालन करना सिखाया, और वहीं से रेशम जो है रेशम के हल्के वस्त्रों का निर्माण शुरू होने लग गया। ओके, और सी होंगटिंग ने समस्त चीन को एक राजनीतिक सूत्र में आबद्ध किया, यानी कि राजनीतिक सूत्र में बांध दिया, और चीन वंश के नाम से ही पूरे देश का नाम चीन पड़ गया। तो होंगटी था वहाँ का राजा, और इसने ही क्या किया, पूरे चीन को एक जिस तरह के सम्राट अशोक ने अखंड भारत की स्थापना की थी, उसी तरह से चीन में होंगटी ने जो है वहाँ पे पूरे चीन को इकट्ठा करके उस देश का नाम भी इसी के नाम से, चीन वंश के नाम पर ही चीन पड़ गया। और यहाँ के राजा जो थे उनको वांग कहा जाता था। चीन में 6वीं ईसा पूर्व दार्शनिक चिंतन का उद्भव होता है, और प्रमुख जो दार्शनिक है कन्फ्यूशियस, सुना होगा आप लोगों ने नाम, कन्फ्यूशियस थे, जिसे कुंग या ऋषि कुंग के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे प्रमुख दार्शनिक कन्फ्यूशियस थे, वहाँ चीन के निवासी थे। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले आविष्कार होता है किस चीज़ का, छपाई कागज़ का, सिस्मोग्राफ का और दिशा सूचक का। ये सब जो है आविष्कार हो जाता है चीन की सभ्यता में ही, चीन में ही होता है, ठीक है ना। पुच्छल तारा सर्वप्रथम चीन में ही 240 में देखा गया था। ये पुच्छल जो तारा है उसको भी देखा गया था। पेय पदार्थ के रूप में चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में होता है, जो कि आज भारत की जो है फेवरेट चीज़ बन गई है। चाय के बिना लोगों की दिन की शुरुआत नहीं होती है ना। तो सबसे पहले जो है चीन ने ही इसका प्रयोग किया था। ओके, तो चीन की आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो आज आप लोग रिव्यू दीजिएगा कैसा लगा मेरा वीडियो।
और कैसे लगा टॉपिक्स, इसके आधार पे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ओके, और साथ ही साथ जो हमने क्वेश्चन कर लिया है उसके क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और तैयारी मेहनत से करते रहिए दोस्तों, तभी सिलेक्शन संभव हो पाएगा।